हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं और जिन्होंने एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी किसी भी रूप में अगर आपने इतिहास पेपर को लिया है तो आज आप ही के लिए ये वीडियो है। और इसमें आप देखिएगा जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको बेसिक रूप से ये बताने वाले हैं कि हिस्ट्री पेपर में आपको हमने बताया था वैदिक काल को शुरू किए थे हम, ठीक है, आर्यन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, आर्यन सभ्यता को शुरू किए थे। उसी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे कि आर्यन सिविलाइजेशन जो है इसको हम दो पार्ट में बांट के आपको बताए थे पढ़ाएंगे। तो ये पहला पार्ट का है, यानी कि आप देखिए, सीधा बात है कि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, उसको देखिएगा तभी इसको समझ पाइएगा, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो देखिए आर्य सभ्यता के बारे में जो आप देखिएगा आपके सब सिलेबस में जो दिया गया आर्य सभ्यता, इसमें आपको दो तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है ये भी बात आपको बताते चलें। पहला एक होगा उत्तर वैदिक, जिसको माफ कीजिएगा ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो पहले आपको ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ना है जो कि आपको बताए थे, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जब हम लोग ऋग वैदिक काल को खत्म करेंगे तब उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले चलिए अब ऋग वैदिक काल के ऊपर हम लोग शुरू कर देते हैं। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति और इसकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे ऋग वैदिक काल की धार्मिक स्थिति और इसकी सामाजिक स्थिति को। तो ये ऋग वैदिक काल खत्म हो जाएगा। फिर उत्तर वैदिक काल में भी 4 सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक और सामाजिक स्थिति, ठीक है, जो कि हम पहले वीडियो में डिस्कस किए थे लेकिन आपको एक रिवीजन के तौर पर बता दिए। अब चलिए शुरू करते हैं चीजों को बिना बकवास किए। तो देखिए ऋग वैदिक काल की जब राजनीतिक स्थिति को पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं, पहले थोड़ा समझिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो उसके बाद देखिएगा ताम्रपाषाण काल उभर के आता है, जिसको चल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आप देखिएगा वैदिक काल शुरू होता है। वैदिक काल में हम आपको बताए थे कि देखिए बाबू, जब वैदिक काल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल और एक को बोलते हैं क्या, पूर्व वैदिक काल। यानी पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जिसको बोलते हैं ना, तो ये पहला पार्ट होता है जिसका टाइम पीरियड हम आपको पहले भी बताए थे कि 1500 ईसा पूर्व से यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के समय को ऋग वैदिक काल बोलते हैं। इस पीरियड में देखिएगा क्या होगा, आर्य लोग जो है ना, इनके बारे में विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत आपको बताए थे। यानी इनके बारे में बहुत से विद्वान बोलते हैं ये तिब्बत से आए थे। कोई आपको बोलेगा कि भाई देखिए आर्य लोग जो है वो कहीं और नहीं, मध्य एशिया से आया था। तो मतलब बहुत तरह का आप डेफिनेशन को जानते हैं, बहुत तरह की चीजों को सुने हैं या पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्य लोग जो है ना, ये कहाँ से आए थे, तो ये बाहर से आए थे, यानी भारत के तो ये थे नहीं। ये बात तो आप जानते ही हैं। मध्य एशिया से जब ये भारत आए ना, तो ये भारत जैसे पहुंचे तो इनको क्या हुआ कि भारत में रहने के लिए, यहाँ व्यवस्था चलाने के लिए शुरुआत में दिक्कतें होती है। इसीलिए ये यहाँ के जो है ना एरिया में पहले बसे नहीं, बल्कि ये अपने साथ जो जानवर वगैरह लेके आए थे या इन्होंने जिन जानवरों को पालतू बनाया उसी के साथ ये लोग क्या करने लगे, उन्हीं जानवरों को पालने लगे। फिर धीरे धीरे देखिएगा ये खेती भी करेंगे, ठीक है। तो समय अनुसार जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ये काम करेंगे, बट ये पहले क्या करेंगे, पशुपालन काम करेंगे। इनका राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहता है, राजतंत्र की स्थिति रहती है, यानी राजा ही प्रमुख होता है इनके राजनीतिक स्थिति में, और राजतंत्र वाली व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो इतना चीज आप ध्यान में रखिए, बाकी चीजें आपको जैसे पढ़ाएंगे वैसे समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, चीजों को समझाते हैं। तो देखिए ऋग वैदिक काल में जो है सामान्यतः राजतंत्र वाली व्यवस्था थी। राजतंत्र का मतलब होता है मोनार्की सिस्टम, जिसमें एक राजा होता है और वो जो कहता है, वो जो करता है वही उसका शासन होता है, ठीक है। तो यही व्यवस्था यहाँ पे चल रही थी, ठीक। राजतंत्र में जो होता है राजा प्रमुख होता था, राजा को विस्पति बोलते थे। अब देखिए जो टर्म है ना, यहाँ याद करने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा वैदिक काल जो है ये पूरा संस्कृत भाषा से भरा पड़ा है, यानी इसमें संस्कृत के टर्म ही दिए जाएंगे। आपके एग्जाम में पूछेगा राजा को क्या बोलते थे, तो विस्पति या गोपति बोलते थे। दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा, गोपति या विस्पति जिसको बोलते थे वही राजा होता था, ठीक है। यानी राजा का यही नाम होता था। जैसे राजा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं ना, तो ठीक वैसे ही इसको संस्कृत में विस्पति या गोपति बोला जाता था। अभी ये नहीं सोचिएगा कि सर हम तो निरिप्त सुने हैं, निरिपह पढ़े हैं, तो वो चीज यहाँ नहीं चलेगा। ये वैदिक पीरियड का समय है, तो यहाँ जो बोला जाता था उसी को समझते हुए चलिएगा आप, ठीक है। राजा युद्ध में सेना का नेतृत्व
करने का काम करता था। ऋग्वेद में राजा का चयन जो होता था वो कबीले के लोग मिलकर करते थे। यानी राजा के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे राजा को चुना जाता था। जैसे हम लोग 10-20 लोग हैं, इसमें से जिनके पास ज्यादा धन होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होगा ना, उसी को राजा बना लिया जाता था। यानी उस समय जो है धन का या संपत्ति का जो सोर्स होता था वो गाय होती थी। यानी गाय को ये लोग धन सबसे ज्यादा धन का सोर्स मानते थे। यानी जिसके पास जितना गाय वो उतना धनवान होगा। ठीक है, तो यही पीरियड है जिसमें राजा वही होता था जो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होता था। ठीक है, तो ये कबीले के लोग अपने में से ही किसी व्यक्ति को चुनते थे और वही राजा बन जाता था। ठीक, उसके बाद देखिए यही राजा संपूर्ण कबीले की रक्षा करने का काम भी करता था। यानी यही जो राजा बनता था ना, ये पूरे कबीले का रक्षा करने का काम करता था। ठीक, यानी सीधा भी समझिए कि ऋग वैदिक काल जो है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजा यहाँ कबीले का हेड होता था। राजा का मेन काम क्या होता था? कबीले की रक्षा करना। अब बोलिएगा कबीला क्या होता था? तो देखिए बाबू, ये जो है ये इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया, और ये पूरा हो गया आपका उत्तर वाला भारत। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपको जब चित्र में बताए थे या डायग्राम में जब बताए थे मैप में कि भाई देखिए ये मध्य एशिया से ये लोग यहाँ माइग्रेट करके भारत आए। कौन? आर्य लोग। तो जब ये आर्य लोग यहाँ दूसरे जगह से आए तो कैसे आएंगे? घुमंतु लोग की तरह आए होंगे ना। ये कबीले के रूप में आए, कबीलेवासी के रूप में, और यहीं पे आके ये लोग क्या हुआ, धीरे धीरे इधर पूरे एरिया में, इस एरिया में फैल गए या बस गए। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जब बसे ना तो छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राजा जो होता था एक छोटे से कबीले का हेड होता था। ठीक है, और यही राजा जो है विस्पति कहलाता था या गोपति कहलाता था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए राजा के बाद प्रशासनिक स्थिति को चलाने के लिए कई और भी अन्य अधिकारी भी होते थे। ऐसा नहीं है कि खाली राजा होता था वही शासन को चलाता था, बल्कि राजा के अलावे भी बहुत से अधिकारी होते थे जिनका नाम आपको जानना पड़ेगा, और जिनका नाम जानिएगा तो उनका काम क्या था वह भी जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उसका काम नहीं जानिएगा तब तक आप उसका मतलब उसके बारे में बढ़िया से समझ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए गोपति के बारे में अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। गोपति के बाद यानी राजा के बाद और कौन कौन अधिकारी होता था उसको देखिए। राज्य में देखिए राजा के बाद पुरोहित होता था। पुरोहित का काम क्या होता था? ये राजा का शिक्षक होता था, यानी राजा को पढ़ाता लिखाता या ज्ञान देने का काम करता था। ये राजा का पथ प्रदर्शक होता था, यानी राजा को सही सलाह देने वाला कौन होता था? यही होता था, पुरोहित होता था। उसके बाद राजा का बहुत अच्छा मित्र भी होता था ये, और यही पुरोहित जो है राजा के साथ युद्ध में भाग भी लेता था, यानी युद्ध में राजा के साथ खड़ा रहता था यह भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि राजा के बाद पुरोहित की स्थिति समाज में बढ़िया थी। उसके बाद देखिए सेनानी होता था। इसका कार्य जो होता था सेना का नेतृत्व करना। यहाँ पे देखिए सेवा लिखा गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। सेना का नेतृत्व करने का काम कौन करता था? सेनानी करता था। ठीक है, ग्रामनी जो होता था वो गांव का प्रमुख होता था, यानी कि गांव का मुखिया जो होता था उसको ग्रामनी बोलते थे। ठीक है, स्पर्श जो होता था इसको गुप्तचर बोलते थे। गुप्तचर वो होता है ना बच्चों, आप पूरा पढ़िएगा, अब इतिहास में पूरा पढ़ते रहिएगा गुप्तचर के बारे में। गुप्तचर वो होता है राजा का जो निजी सलाहकार होता है। ठीक है, यानी राजा ऐसे व्यक्तियों को अपने राज्य में नियुक्त करता था जो कि चुपचाप लुका करके राज्य के लोगों के कार्यों का निगरानी करता था। यानी कोई मान लीजिए दुकानदार है, वो गलत व्यवहार लोगों के साथ करता है, तो वह यही गुप्तचर उसके बारे में राजा को बताता था कि देखिए वो दुकानदार गलत काम करता है, तो राजा उसको दंड देने का काम करता था। यानी गुप्तचर का काम यही होता था कि राजा के विरोध में क्या क्या हो रहा है, यानी राजा जो नियम कानून बनाया है उसके विरोध में अगर कोई लोग कोई काम करता था तो यही देखने का काम राजा का गुप्तचर करता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये ब्राजपति को याद रखिएगा, VVI है, ये सवाल बनेगा कि ब्राजपति का मतलब क्या होता था? ये चारागाह का मालिक होता था या बड़े जत्थे का प्रधान होता था? ये दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखेगा। चारागाह का मतलब होता है कि जो पशु लोग, देखिए गांव में आप कभी देखे होंगे पशु जिनके पास होता है ना, वो शाम शाम को देखिएगा चराने के लिए पशु को लेके चल जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ खाली जमीन होता है, जहाँ खेत वगैरह होता है, परती होता है, वहां पे चराने ले जाते हैं। तो इसी को बोलता है चारागाह, इसी को बुलाया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में यही जो चारागाह होता था, इसका हेड जो होता था उसी को क्या बुलाया जाता था? ब्राजपति बुलाया जाता था। ठीक है, यानी कि ब्राजपति वो होता था जो चारागाह का देखभाल करता था या फिर बड़े जत्थे का प्रधान होता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। VVI डबल स्टार मानिए। यहाँ से इस टॉपिक से देखिएगा सवाल जरूर एक बनेगा, इसीलिए इस टॉपिक को याद करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत करना हो तो नहीं याद कीजिएगा। ठीक है, आपकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्ञान भी देते हैं बाद में, तो इस वजह से अब यहाँ पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए ऋग वैदिक काल में कुछ प्रशासनिक संस्थाएं भी है, जैसे सभा है, समिति है, विदत है। तो ये क्या होता है? जैसे कि अभी देखिए कोई भी राजा होता है या कोई भी, यहाँ अभी आप देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है, तो इसको अपने शासन तंत्र को चलाने के लिए बहुत
तरह का इसको डिपार्टमेंट रखना पड़ता है ना, तो ठीक वैसे ही उस समय भी ऋग्वैदिक काल में भी 3 डिपार्टमेंट था। तीनों डिपार्टमेंट का नाम याद रखना होगा। पहला होता था सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत होता था। तो सभा क्या है उसको देखिए। तो देखिए ऋग्वेद में सभा का कुल 8 बार उल्लेख किया गया है, यानी 8 बार इसके बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। सभा का, सभा के अध्यक्ष को सभ्य बोला जाता था, ठीक है। यानी सभा के जो अध्यक्ष हेड होते थे उसको सभ्य बोलते थे, और इसके सदस्य को सुजात बोलते थे। यानी इसमें जितने मेंबर होते थे उसको सुजात बोलते थे, ठीक है। सभा में सभी कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे। यानी सभा का जो मेंबर होता था ना, वो कुलीन वर्ग का लोग होता था, यानी कि जो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता था, धन होता था। उस समय पैसा का मतलब ये होता था जिसके पास जितना गाय होगा वो उतना धनवान होता था। तो जिसके पास जितना गाय होता था वही धनवान होता था, तो वही कुलीन वर्ग होता था उस समय। और यही कुलीन वर्ग जितना होता था ना, ये सभा का सदस्य होता था। और सभा के हेड को क्या बोलते थे? सभ्य बोलते थे। और सभा के जितने सदस्य होते थे उसको सुजात बोलते थे, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें शामिल जितने लोग होते थे, सभा का मुख्य काम क्या होता था? ये न्याय करने का काम करता था, ठीक है। न्याय से संबंधित काम ये है सभा का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये नियम कानून को भी निर्मित करने का काम करता था, ठीक है। तो सभा के बारे में बेसिक रूप से इतना जानिए कि सभा जो संस्था थी ऋग्वेद में, उसका मुख्य कार्य क्या होता था? ये न्याय करने का काम करता था। और इसमें जो सम्मिलित लोग होते थे ना, उसको क्या बोलते थे? सुजात बोलते थे। और इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे? तो सभ्य बोलते थे, ठीक है। और सभा जो होता था ये न्याय से संबंधित संस्था था। इसमें राजा का भी पार्टिसिपेशन होता था, यानी कि जब भी ये देखिए, मान लीजिए ये सभा के लोग हैं, मान लीजिए 5,000, ठीक है। ये 5,000 लोग हैं। जब भी सभा का मीटिंग होगा ना, तो उसमें राजा भी इंक्लूडेड रहेगा, यानी कि वहां पे मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा आप। उसके बाद देखिए समिति। समिति क्या होता था? ये साधारण लोगों की संस्था होती थी, यानी कि इसमें सभी, यानी देखिए अभी आपको बताए सभा, सभा में कौन लोग आएगा? जो धनी लोग हैं, यानी समाज का इलीट क्लास का लोग आएगा इसमें। लेकिन समिति में जस्ट उसका विपरीत है। क्या है? इसमें वही लोग आएगा जो समाज का, यानी उस कबीले का होगा। यानी सब लोग इसमें, महिलाएं भी शामिल होगी, पुरुष भी शामिल होंगे, सब शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो होते थे समिति के, उसको ईशान कहा जाता था, ईशान, ठीक है। ईशान कहा जाता था किसको? समिति के अध्यक्ष को। और सभा के अध्यक्ष को सभ्य बोलते थे, ठीक है। समिति में ही किसी गण के राजा का चुनाव होता था। यानी समिति का मुख्य कार्य क्या होता था? ये मान लीजिए समिति होता था। समिति में मान लीजिए 10,000 लोग आते थे। एगो गण में जितने लोग, गण का मतलब अभी बताएंगे, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। जितने लोग आते थे सब इसके सदस्य होते थे, वयस्क लोग, यानी जिनका उम्र हो जाता था कि वो राजा का चुनाव करे, वही लोग इसमें शामिल होते थे। और यही समिति में राजा अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनकर राजा बना लिया जाता था। यानी वही व्यक्ति जो होगा इन सभी का हेड हो जाएगा, और वही जो कबीले का मुख्य बनकर उनका शासन तंत्र को चलाएगा, ठीक है। तो यानी समझे, समिति में क्या होता था? राजा को चुना जाता था। और सभा में क्या होता था? न्याय से संबंधित नियम कानून बनाए जाते थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगला है देखिए विदत। विदत क्या है? आर्यों की प्राचीन संस्था विदत थी। ये वृद्ध लोगों की संस्था थी, यानी इसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठते थे और धार्मिक कार्यों से संबंधित नियम कानून इसमें बनता था। विदत। आपसे पूछेगा आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था का नाम क्या था, तो वो बोलिएगा विदत, ठीक है। सभा, समिति, विदत, ये 3 संस्था है, इसको रट्टा मार लो। चूंकि यहां से सवाल तो बनेगा ही, ये तो फिक्स है। लेकिन आप याद नहीं कीजिएगा तो आप समझिएगा बाबू हम पढ़ा दे रहे हैं। अब आपका काम है कि उसको नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। बाकी समझाने का काम हमारा होता है, पढ़ाने का काम हमारा होता है, वो तो हम कर ही देंगे। विदत जो है मुख्य रूप से वृद्ध लोगों का संस्था था। और इसका मुख्य काम क्या होता था? धार्मिक कार्यों से संबंधित निर्णय लेने का काम विदत में किया जाता था। तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। सभा में क्या होता था? सभा में न्याय से संबंधित काम होता था। समिति में क्या होता था? राजा को चुनने का काम होता था। और विदत में क्या होता था? धार्मिक कर्म कांड से संबंधित नियमों को यहाँ पे लागू किया जाता था, ठीक है। तो ये वृद्ध लोगों की संस्था थी, ये सबसे पुरानी संस्था थी। तो तीनों चीजें आप जान गए होंगे, 3 बार 4 बार हम रिपीट कर दिए। अब इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए और भी प्रशासनिक इकाई था, जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको बताते हैं, ये हमारा देश भारत है। रुकिए 1 मिनट, हम अभी देश भारत को बना देते हैं। तो ये मान लीजिए आपका हमारा देश प्यारा सा भारत है। भारत का ये साउथ पार्ट है। और उसके बाद आप जानते हैं ये नॉर्थ, आपको बना के दिखा देते हैं, खाली एक मैप समझिएगा। इस तरह हमारा भारत है, सीधा समझिए, ये हमारा भारत है। भारत में कई छोटे छोटे राज्य हैं कि नहीं? तो ठीक वैसे ही इस काल में भी, वैदिक काल में भी छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ पूरा राज्य होता था, जिसको क्या बोलते थे? यानी पूरा भारत जो है छोटे छोटे पार्ट में बटा था। इस छोटे छोटे पार्ट को ही बोलते थे क्या, जानते हैं? इस छोटे पार्ट को विश्व बोलते थे।
और विष में ही क्या होता था, देखिए ये समझिए, यहाँ जन इसको बोलते थे, ठीक है। पहले जो ये पूरा राज्य है, राज्य का एक पार्ट को उठा के निकालिए बाहर, तो इसको बोलेंगे गण, ठीक है। उसके बाद देखिए गण में ही कौन आता था, विष आता था, माफ कीजिएगा जन, जन, ये गण हमको लग रहा था, गण एक संस्था थी, माफ कीजिएगा, गण कोई और नहीं बल्कि ऋग्वैदिक काल में एक संस्था का नाम है खाली, उसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए जन, ये जन हो गया, जन में ही इसी का एक पार्ट होता था विष, इसको बोलते थे विष, और विष का ही, विष में ही यही जो विष है इसी में गांव आता था, और गांव में ही क्या होता था, परिवार आता था, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े होते थे, यानी सबसे बड़ा क्या होता था, ये हो गया आपका जन, एगो जन हो जाता था, और जन में ही क्या आता था, विष आता था, विष में आता था क्या, गांव आता था, और गांव में क्या आता था, एगो परिवार आता था। यानी इसको अगर डायग्राम के रूप में देखिएगा तो इस तरह बना दीजिए, ये हो गया आपका क्या, जन हो गया, जन के अंदर क्या आएगा, जन के अंदर आएगा विष, ठीक है। अब देखिए विष के अंदर क्या आएगा, विष के अंदर ग्राम आएगा, ग्राम के अंदर क्या आएगा, तो आएगा परिवार, ठीक है। तो यही उस समय की संस्था थी। तो देखिए अब जन के प्रमुख को जनपति, जनराज या गोपति कहते थे, ये रट्टा मार लीजिए कि जन के जो हेड होते थे ना उसको जनपति, जनराज या गोपति बोलते थे, ठीक है। आपसे जो सवाल बनेगा वो बोलेगा गोपति दे देगा ऑप्शन में, कि जन के हेड को क्या बोलते थे, तो गोपति बोलते थे, ठीक है। चूंकि वो जानता है, जनपति आप बना लीजिएगा, जनराज बना लीजिएगा, चूंकि ये जो जन से मिलता जुलता वर्ड है तो बन जाएगा, लेकिन गोपति आप नहीं समझ पाइएगा, तो इसीलिए वहां पे दे देगा कि जन के हेड को क्या बोलते थे, ऑप्शन में गोपति रहेगा और बाकी ये दोनों ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो गोपति बोलते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, विष के हेड को क्या बोलते थे, विषपति बोलते थे। विषपति कौन होता था, विष का हेड जो होता था उसी को विषपति बोलते थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए गांव का हेड जो होता था ग्रामीणी कहलाता था, यानी मुखिया, आज जो हम लोग देखते हैं ना गांव का हेड को मुखिया, उस समय इसको ग्रामीणी बोलते थे। और कुल, कुल का हेड कुलपति कहलाता था। जैसे आपके घर में देखिए परिवार का हेड कौन होता था, परिवार का हेड कौन होता था, उसी को कुलपति बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में दादा अगर हेड होंगे, तो आपके घर का मुखिया अगर होंगे तो उनको कुलपति बोला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इस समय भी होता था कि कुल के हेड को कुलपति बोला जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये हो गया राजनीतिक स्थिति। इसी में आप देखिए कर, टैक्स होता था कि नहीं, यानी प्राचीन भारत में आप देखिए यहीं से देखिए टैक्स वाली व्यवस्था शुरू हुई है, जो ऋग्वेद में नहीं हुई है, ये उत्तर वैदिक काल में आपको दिखेगा, ठीक है। ऋग्वेद के समय, ऋग्वैदिक काल में कर की व्यवस्था नहीं थी, ये ध्यान में रखिएगा। यानी यहाँ पे राजा जो है ना वो लोगों से कर नहीं लेता था, ठीक है, यानी टैक्स नहीं लेता था, बट लोग यहाँ इसको स्वेच्छा से कुछ उपहार देते थे, यानी कि गिफ्ट देते थे राजा को। और ये मतलब राजा जो है ये टैक्स नहीं लेगा अपने दोस्त, यानी कि आप कहने का मतलब ये समझिए, उसके राज्य में जितने लोग रहेंगे उससे वो टैक्स नहीं लेगा, बल्कि उनसे उपहार लेता था। उपहार के रूप में वो हो सकता था कि गाय लेता हो, या फिर हो सकता है अनाज लेता हो, यही सब चीज लेता था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये पूरा पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है ऋग्वैदिक काल का, वो हम मोटा मोटी आपको बता दिए, चूंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है, और यहाँ पे याद करने वाली बहुत चीजें हैं, बट उसको हम स्किप किए, केवल कंसेप्ट आपको दे दिए, और मेन मेन जो फैक्ट है जो कि आपके लिए क्वेश्चन बनेगा वो हम बता दिए, ठीक है। अब आ जाइए ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को पढ़ते हैं। अब नया टॉपिक शुरू कीजिए, आर्थिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति में देखिएगा, इस समय पशुपालन का सबसे ज्यादा महत्व था। यानी ऋग्वेद में जो है ना, ये आप देखिएगा खेती कम होता था, कृषि कम होता था, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो थे ना ये बाहर से आए भारत, तो ये आए पहले तो तुरंत आके यहाँ खेती नहीं करेंगे, तुरंत आए, उसके बाद ये लोग यहाँ पे पशुओं को चराने लगे, पशुओं को पालतू बनाते थे। पशुओं में ये लोग जो है घोड़ा है, गाय है, ये सब इनका प्रमुख पशु होता था, जिसमें गाय तो इनका बहुत प्रमुख पशु होता था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये लोग जैसे जैसे यहाँ रहने लगे ना, और भी पशु को पालने लगे, ठीक है। ये यानी सीधा देखिए कि ऋग्वैदिक आर्य जो है बहुत तरह के पशु को पालते थे, बकरी है, घोड़ा है, ये सबको पालते थे, गाय को, बैल को, ये सबको ये लोग पालने लगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, पशुपालन तो होता ही था, इसके अलावा ये लोग खेती भी करते थे। खेती में बहुत से वर्ड का यूज होता था, ठीक है। उस वर्ड का हम जो है ना आपको एक तरह से फोटो जो है ना किताब का हम खींच के भेज देंगे, उसको यहाँ पे हम मतलब जो है ऐड नहीं कर पाए, देखिए मतलब थोड़ी भूल हो गई हमसे, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज आपको बता देंगे, बट उसका जो है किताब का आपको फोटो हम आपको तुरंत ही वीडियो अपलोड होने के बाद दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो फोटो एकदम बढ़िया रहेगा,
जो कि आप पढ़ सकिएगा, उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे खेती भी होता था, जैसे जौ की खेती, चावल की खेती, ये सब की खेती होती थी। उसके व्यापार वाणिज्य भी ये लोग करते थे। उसके बाद बहुत तरह का चीज जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक गतिविधि में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। ये बात तो आप जान ही गए कि ये लोग यानी ये लोग खेती भी करते थे और पशुओं को भी पालते थे। ये बात तो आप जानते हैं। इस समय खेती की तुलना, कृषि की तुलना पशुपालन की प्रधानता ज्यादा थी। यानी आप इसके बाद जितना भी इतिहास में पढ़िएगा वहां पे देखिएगा खेती का प्रधानता ज्यादा है। लेकिन ऋग्वैदिक काल एक ऐसा काल है जहाँ पे पशुपालन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में है, यानी खेती यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ऐसी मान्यता है, ऋग्वैदिक लोग जो है पशु चारक थे, यानी ये लोग जो है पशुओं को चराने का काम करते थे, ये भी माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 24 मंत्रों की रचना हुई है, यानी कि मात्र 24 मंत्र लिखे गए ऋग्वेद में, जिसमें खेती के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस समय पशुपालन की प्रधानता ज्यादा थी। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके पशुपालन के बारे में अब देखते हैं हम लोग। पशुओं में ये लोग कौन कौन से जानवर को पालते थे उसको देखिए। तो ये लोग देखिए गाय है, बैल है, घोड़ा है, बकरी, ये सबको ये लोग पालते थे। हाथी से ये लोग अपरिचित थे, यानी कि ये लोग हाथी के बारे में नहीं जानते थे। ये एकदम स्पेशल पॉइंट है, एकदम टिक मार दीजिए कि हाथी के बारे में ऋग्वैदिक लोगों को पता नहीं था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, अब फिर से बता रहे हैं। ठीक है, इस समय जो लोग हैं ना वो गाय को सर्वाधिक महत्व देते थे, यानी गाय इनका बहुत पालतू पशु था। यानी वैदिक काल में गाय की पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी। गाय को ये लोग बहुत ज्यादा, धनवान जो लोग होते थे उनके पास ज्यादा गाय होता था, यानी गाय की पूजा भी करते थे, गाय को पालते भी थे। ठीक है, गाय को ये लोग अधन्या कहते थे, जिसका वध ना हो, यानी सीधा समझिए गाय को ये लोग नहीं मारते थे। इनका मानना था कि गाय मारने वाली जीव नहीं है, इसको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि चर्चा है कि गाय को अधन्या बोलते थे, अघन्या जिसको बोलते हैं, यानी इसको नहीं मारा जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए गाय के लिए ये लोग गविष्टि युद्ध करते थे। वो लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखे थे यहाँ। गविष्टि जो होता है ना, ये, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड आप दीजिए हमको समय, इसको सही कर देते हैं। गविष्टि, गविष्टि जो युद्ध होता था ना, ये गाय के लिए लड़ा जाता था। इस युद्ध में ये लोग गाय को प्राप्त करने के लिए लड़ते थे, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको अगर ज्यादा गाय चाहिए तो वो गविष्टि युद्ध करता था, और गविष्टि युद्ध में जीतने के बाद उसको गाय प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में बाघ की चर्चा नहीं है, बाघ के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। और अश्व की चर्चा है, यानी घोड़ा के बारे में चर्चा है, ये 215 बार इसकी चर्चा है। अश्व मतलब घोड़ा होता था। ठीक है, ऋग्वेद में अश्व का मतलब घोड़ा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये लोग घोड़े को भी पालतू बनाते थे। ठीक है, अब देखिए पशुपालन हो गया, आप खेती देख लीजिए, खेती करते थे कि नहीं। तो कृषि ये लोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में खेती की चर्चा है, जो कि आपको बताए थे। इस समय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग होता था, जो निम्नलिखित है, जिसमें आप लिख लीजिए क्षेत्र। आप लिखिए, तो एक दो चीज आप लिखिए, यहाँ पे हम नहीं लिख पाए थे, भूल गए थे। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता था जानते हैं? कृषि योग्य भूमि, यानी जहां पे खेती किया जा सके उसको क्षेत्र ये लोग बोलते थे। ठीक है, क्षेत्र किसको बोलते थे? जिसमें खेती की जा सके। ठीक है, कृषि योग्य भूमि को ये लोग क्षेत्र बोलते थे, जहां पे ये लोग खेती करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सुन, सुन का मतलब क्या होता है जानते हैं? सुन का मतलब, सुन का मतलब होता है क्या? फाल, हल का फाल जो जानते हैं ना, हल, हल को बोलते हैं सुन, यानी जिससे ये खेत जोतते थे उसको सुन बोलते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सीता बोलते थे। सीता किसको बोलते थे? इसको भी देख लीजिए, ये भी सवाल बनता है। ठीक है, हल्के फाल से जुते हुए क्षेत्र को सीता बोलते थे। हल्के फाल से जुते हुए क्षेत्र को, ठीक है, फाल से जुते हुए क्षेत्र को ये सीता बोलते थे। ठीक है, जुते हुए खेत को, खेत को ये लोग क्या बोलते थे? सीता। सीता वो राम की पत्नी नहीं। सीता का मतलब यहाँ हुआ क्या कि हल से, जो कि आप देखते हैं हल अभी देखिएगा गांव में चलाते हैं लोग, हल से क्या करते हैं? खेत को जोतने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे जोत लेते हैं, फिर उस पर अनाज लगाते हैं। ठीक है, तो यही जो जोतने का काम होता था, जोतते जो थे खेत को ना, इसी को सीता बुलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लोग फसल भी बहुत तरह का उगाते थे। तो जैसे जौ, जौ जो होता है ना, इसको ये लोग यब बोलते थे। क्या बोलते थे? यब। ब्रीही बोलते थे किसको जानते हैं? चावल को। चावल को ये लोग क्या बोलते थे? ब्रीही, ब्रीही, चावल को ब्रीही बोलते थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भूलिएगा मत। यब का मतलब होता था जौ, और चावल को क्या बोलते थे? व्रीही बोलते थे। ठीक है, उसी तरह आप देखिएगा
कि ये लोग और भी बहुत तरह के फसल को उगाते थे, जिसको हम वो पीडीएफ जब आपको भेज देंगे अभी तुरंत, तो वहां पे देख लीजिएगा बाबू। देखिए थोड़ा छूट गया वो चीज, उसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये खेती में देखिए गेहूं, जौ, चावल ये सब का खेती करते थे। अब देखिए गेहूं के बारे में जान लीजिए, गेहूं को क्या बोलते थे? गोधूम बोलते थे। गोधूम क्या बोलते थे? गेहूं। गेहूं को गोधूम बोलते थे, ठीक है। गेहूं, ये भी ध्यान में रखिएगा कि गेहूं को ये लोग क्या बोलते थे? गेहूं को गोधूम बोलते थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आज ये व्यापार और वाणिज्य में देखेंगे, व्यवसाय और उद्योग धंधे। ये लोग व्यवसाय कौन कौन से करते थे और उद्योग धंधा इनका कौन कौन सा था, ठीक है। तो देखिए इस काल में प्रमुख शिल्पी जो है वो तक्ष था, बढ़ई। यानी इस समय का उद्योग व्यवसाय जो था वो था क्या? बढ़ई का काम, जिसको तक्षा बोलते थे, ठीक है। कर्मा का मतलब होता था धातु के ऊपर काम करने वाले लोग को कर्मा बोलते थे। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कोई धातु का कोई भी चीज बनाता है, औजार बनाता है, तो उसको कर्मा बोलते थे। स्वर्णकार वो होता था जो सोने का आभूषण बनाता था, यानी सोने का जेवर बनाता था, वो स्वर्णकार कहलाता था। चर्मकार वो होता था जो चमड़े का जो जूता या कोई भी चीज बनाता था, चमड़े का जो भी सामान बनाता था वो चर्मकार होता था। कुंभकार वो होता था जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसको कुंभकार कहते थे। यानी इस समय देखिए उद्योग धंधा क्या होता था? शिल्पी होता था, कर्मा आता था, कर्मा में धातु पर काम करने वाले लोग आते थे, स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार, ये सभी लोग आते थे, ठीक है। ऋग्वेद में जो है धातु के संदर्भ में दो शब्द का प्रयोग होता था, हुआ है सुवर्ण और अयस का। सुवर्ण का मतलब होता था सोने का आभूषण, और अयस का मतलब यहाँ पे बहुत से विद्वान बोलते हैं कि अयस का मतलब ये लोग जो है तांबा को लगाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में आप ध्यान में रखिएगा लोहे के बारे में जानकारी नहीं है, यानी इन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, यानी नहीं थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेदिक आर्यों को लोहे के बारे में जानकारी थी, तो आप बोलिएगा नहीं थी, ठीक है। या आपसे बोलेगा कि ऋग्वेदिक आर्यों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो वहां पे लोहा अगर दिखे तो लोहा मार दीजिएगा। देखिए हड़प्पा काल में भी लोहा का जानकारी नहीं था, ऋग्वेद में भी लोहा का जानकारी नहीं था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है उसको देखिए, उद्योग धंधे। इस समय जो है ना वस्त्र उद्योग बहुत प्रचलित था। ये जो कपड़ा बनता था ना, कपड़ा जिसको वस्त्र उद्योग बोलते हैं, ये कपड़े का निर्माण जो है ना प्राय जो है ये कपास से नहीं करते थे, यानी सूती का कपड़ा नहीं बनता था, बल्कि कैसे बनता था? ये कपड़े का निर्माण जो है ये सन से करते थे। सन वही जो पटसन आप देखे हैं, जो गांव में सन होता है रेशा वाला, उससे ये बनाते थे, या फिर हिरन के खाल से बनाते थे, ऊन से बनाते थे, या सूत से बनाते थे, या फिर रेशम से बनाते थे, ठीक है। कपड़ा का निर्माण इसी तरह करते थे, यानी कपास से इनका कपड़ा बनाने का काम नहीं होता था, ठीक है। इस समय जो है उद्योग में जो है शिल्पी को जो है ना, उद्योग धंधे जो शिल्पी करते थे ना उसको जुलाहा बोलते थे, यानी जो कपड़ा बनाता था ना उसको वाय बोलते थे। वाय का मतलब होता है जुलाहा। वाय का मतलब WHY नहीं समझिएगा, वो हमें आकार यो। वाय का मतलब होता है जुलाहा, जो कि कपड़े का काम करता था इस समय, ठीक है। तो उद्योग धंधा में ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेदिक काल का अंतिम टॉपिक देख लीजिए, ये जो आर्थिक स्थिति है इसमें व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य का काम इस समय जो है ना पनी वर्ग के लोग करते थे। ये नाम याद रखिएगा, पनी, पानी नहीं, पनी, पनी। तो ये ध्यान में रखिए, पनी वर्ग के लोग जो है ना इस समय जो है ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने का काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं व्यापार जो करता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं। तो उस समय जो व्यापार करता था उसको पनी बोलते थे, ठीक है। और ऋग्वेदिक लोग जो है ना ये पनी से बहुत मतलब डरते भी थे। क्यों जानते हैं? यही पनी लोग है ना ऋग्वेद वैदिक काल के जितने भी लोग हैं ना उनका जो है ना जानवर को ये चुरा लेता था, ठीक है। ये व्यापार करने के नाम पे आता था और उनके जानवरों को चुरा कर ले जाता था, ठीक है। तो पनी के बारे में ध्यान में रखिएगा कि पनी वो लोग होता था जो ऋग्वेदिक काल में व्यापार करने का काम करता था, ठीक है। और ये लोग से ऋग्वेदिक आर्य बहुत डरते थे, ठीक है, चूंकि इनका जो है पशुओं को ये चुरा लेता था, यानी चुरा के ले जाता था, ठीक है। तो इतना चीज आप अगर ध्यान में रख लीजिएगा तो आप देख लीजिए ऋग्वेदिक काल का जो है सामाजिक ये माफ कीजिएगा राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति खत्म हो गया। अब आप बोलिएगा गुरुजी ये तो बहुत छोटा छोटा है। तो देखिए बाबू, ये आपको कभी भी अलग नहीं पूछेगा। जब भी ये पूछेगा बोलेगा कि आप बताइए, आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो अभी बता देते हैं। आपको बोलेगा ऋग्वेदिक काल के, ऐसे पूछ दे सकता है, ऋग्वेदिक काल के आर्थिक स्थिति तथा काल के आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। जब हम आपको सामाजिक स्थिति बताएंगे तब इसको वहां पे जोड़ दीजिएगा, सामाजिक स्थिति को भी लिख दीजिएगा एक साथ एक ही क्वेश्चन में, तब उसका पूरा उत्तर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा सामाजिक स्थिति, ठीक है। स्थिति का वर्णन करें, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह आपसे पूछ सकता है ऋग्वेदिक काल के
राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें दो चीजों को एक साथ जोड़ेगा और क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो उसी तरह अगले वीडियो में हम लोग ऋग्वेद को खत्म कर देंगे, ऋग्वेदिक काल को, उसके बाद उत्तर वैदिक काल को शुरू कर देंगे, ठीक है। हो सकता है अगले वीडियो में ही आपको उत्तर वैदिक काल का भी शुरू कर देंगे, मतलब थोड़ा बड़ा बनना होगा तो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, ठीक है। अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।